तो दोस्तों एक और एसएमई आईपीओ आ गया है मार्केट में। पटेल केम स्पेशलिटी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स और स्पेशलिटी केमिकल बनाती है और उसका ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ सेफ और प्रॉफिटेबल है या सिर्फ एक हाइप। और आज हम करेंगे दोस्तों इसका फुल रिव्यू, बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट लाइन, फाइनेंशियल्स, सारे प्रोज एंड कॉन्स, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में कि आखिर कंपनी करती क्या है, कब से स्टार्ट हुई, क्या बिजनेस है। तो पटेल केम स्पेशलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों 2008 में। इसका काम है फार्मा एक्सिपिएंट्स और स्पेशलिटी केमिकल बनाना और एक्सपोर्ट करना। ये केमिकल फार्मा, फूड, कॉस्मेटिक्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होते हैं, जैसे बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स, जेलिंग एजेंट्स। ये सारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन बनाने में या उनकी सेल्फ लाइफ मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, एक बाटवा अहमदाबाद में, दूसरा तालोड़ हिम्मतनगर में, और दोनों ही फैसिलिटीज जीएमपी और यूएसडीएमएफ सर्टिफाइड हैं, विच मीन्स दे मीट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। कंपनी की एनुअल कैपेसिटी है 7200 मीट्रिक टन और फैसिलिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे आर&डी, क्यूसी, पैकेजिंग, वेयर हाउस, सब कुछ इंक्लूड है। कंपनी ने अपनी रीच ग्लोबल लेवल तक बढ़ा ली है और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जैसे ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। यानी डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी स्टेबल है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करी जाए तो कंपनी के कुछ ब्रांडेड केमिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे रेलोलोज, ये थिकनर और स्टेबलाइजर में यूज होता है। डिसॉल्वेल करके भी एक केमिकल है जो टैबलेट को डिसइंटीग्रेशन में यूज होता है दोस्तों। फिर है एक सोएलकल करके जो कि सुपर डिसइंटीग्रेंट है, और फिर है एमाइलोटैब जो कि टैबलेट डिसोल्यूशन में काम आता है दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये फार्मा सेक्टर की भाषा है जो मुझे भी समझ में नहीं आती है, लेकिन जितना पढ़ के मुझे समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो चलो ये हो गई कंपनी के ओवरव्यू की बात। अब अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलती है किसी भी आईपीओ को जज करने में। सिर्फ जीएमपी देख कर नहीं, जीएमपी की बात तो हम करेंगे ऑब्वियसली कि क्या जीएमपी चल रही क्या नहीं, लेकिन फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर कंपनी का देखिए, आप अगर 3 साल के रिजल्ट देखें जो फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 तक के हैं, 23, 24, 25 के, तो पिछले साल अगर कंपनी के एसेट की बात करी जाए तो 47 करोड़ के आसपास थे, वैल्यू करोड्स में है, जो इस साल हो गए हैं दोस्तों 31 मार्च 2025 तक 65 करोड़। तो कंपनी के एसेट बढ़े हैं। अब एसेट क्या होता है दोस्तों? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको बेचकर यानी जिससे कुछ आय कंपनी यानी आय अपनी बढ़ा पाए या इनकम उससे हो पाए, उस चीज़ को एसेट बोला जाता है। तो अगर कंपनी के एसेट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल 82 करोड़ के आसपास थे, जो कि 105 करोड़ हो गए, तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। अब रेवेन्यू तो बढ़ जाता है बहुत सारी चीज़ों से, मार्केटिंग से, बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन मेन होता है दोस्तों किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की आप कमा कितना रहे हो। तो पिछले साल अगर देखें तो वो 7.66 करोड़ के आसपास था, जो कि इस साल हो गया 10.57 करोड़, जो कि अगेन अगर आप देखें तो 38% का इंक्रीमेंट है। रेवेन्यू 28% बढ़ा था, वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग आप देखें तो 38% का इंक्रीमेंट है, जो कि बहुत ही बढ़िया है एसएमई सेक्टर में। अब बात करें एबिटा, जो कि ऑपरेशन कैपेबिलिटी को दिखा रहा है, कंपनी के ऑपरेशंस में काम कैसे चल रहे हैं, जहाँ वहाँ पर पैसे की कमी तो नहीं आ रही है। तो पिछले साल 12 करोड़ के आसपास था, जो कि ये भी इंक्रीज हुआ है 15.80। तो कंटिन्यूसली अगर आप देखें एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एबिटा सब कुछ अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो उसमें भी इंक्रीमेंट आया है। लेकिन एक जो चीज़ हर किसी के लिए दोस्तों दिक्कत देती है एसएमई आईपीओ के लिए, खासकर जब कर्जा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर कर्जे को आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछले साल तक इनकी बोरोइंग्स यानी कर्जा थे 15.46 करोड़ के, जो कि इस साल घटकर कम हो गए हैं 14.85 करोड़। हालांकि बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, आप देखेंगे कुछ लाख का कर्जा करीब इन्होंने कम किया है, लेकिन एक एसएमई सेक्टर की कंपनी के लिए ये बड़ी बात होती है कि वो अपने डेट भी पे कर रही है, जो कि अगेन एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। तो ये हो गए कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब अगर दोस्तों केपीआई की बात करें यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, जो कि आईपीओ के फंडामेंटल्स को बताते हैं, तो अगर आप देखें दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन इस आईपीओ का देखेंगे तो 200 लगभग 9 करोड़ के आसपास है। और केपीआई की बात करें तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 29.85% है, जो कि बताता है कि बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। इक्विटी पर जो रिटर्न जनरेट हो रहे हैं बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो इन्वेस्टर है उनका पैसे को अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, 36% के आसपास है, जो कि अगेन है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दोस्तों, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हुआ इसका मतलब कंपनी ज़्यादा लोन ले रही है, ज़्यादा कर्जा ले रही है आपके बिजनेस को सेटल करने के लिए। लेकिन इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.42 है, जो कि मैनेजेबल है और सही यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो है। फिर अगर बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो वो भी 24% के आसपास है, अगेन बढ़िया है। पैट मार्जिन की बात करें तो 10% है, यानी कि हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे कंपनी 10 रुपये प्रॉफिट कमा रही है, जो कि अगेन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तों। एबिटा मार्जिन 15% का, यानी कंपनी के ऑपरेशंस आराम से फ्रीक्वेंटली चल रहे हैं दोस्तों। अब अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करी जाए तो 4.11 है। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या बताता है दोस्तों? ऑब्वियसली अब 4 गुना है, इसका
इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो आईपीओ की अपर प्राइस रेंज है उसके हिसाब से देखें तो लगभग वो जो प्राइस है वो 4 गुना महंगी है जितना आईपीओ का प्राइस होना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एसएमई आईपीओ में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको आईपीओ एसएमई आईपीओ जो होते हैं वो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत हायर साइड में मिलेंगे, और यहाँ पर तो आपके जो अर्निंग्स हैं वो जस्टिफाई भी लग रही हैं, तो 4 टाइम्स ठीक है। बाकी उतना भी ज़्यादा वैल्यू, कभी कभी होता क्या है कि प्राइस टू बुक वैल्यू जब ज़्यादा हो तो इसका सीधा सा मतलब ये भी नहीं है कि ओवर वैल्यूड है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टर अगर ऑप्टिमिस्टिक हैं और कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे अच्छे लोग उसमें पैसा लगाना चाहेंगे, इस वजह से कभी कभी प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा निकल कर आती है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, अगर आप कमी देखोगे तो एक तो कमी आपको यहाँ पर नजर आएगी कि ओवर वैल्यूएशन हो सकता है, यानी कंपनी की जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड हो सकती है। तो ये दोस्तों ये केपीआई की हमने बात कर ली। अब अगर हम इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इस आईपीओ के ओवरव्यू की भी बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 जुलाई से 29 जुलाई तक ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज जब मैं बना रहा हूँ ये वीडियो तो 24 जुलाई है। अब कल से आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। 82 से 84 पर शेयर का प्राइस बैंड है, तो आप अपर प्राइस बैंड मान के चलिए, क्योंकि ज़्यादातर एसएमई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो ही जाते हैं, वो खासकर वो जिसमें जीएमपी अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा हो, तब तो फिर बात ही क्या होती है भाई। लॉट साइज 1600 शेयर का है। याद रखिए सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है, यानी कि जो पैसा आएगा वो कंपनी की ग्रोथ में लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कोई इन्वेस्टर इसमें से अपना हिस्सा बेचकर निकलने वाला है। तो इशू साइज 58.8 करोड़ का है, और लगभग इसमें आप समझ के चलो कि 55.83 जो करोड़ के जो शेयर हैं वो ऑलरेडी टोटल इशू उसमें से देखें तो फ्रेश कैपिटल है, यानी वो पैसा यहाँ पर कंपनी ग्रोथ में लगने वाला है, जो कि एक अच्छी बात होती है दोस्तों। अब आईपीओ की डेट्स की बात करें दोस्तों, तो ये 25 जुलाई को ओपन होगा, क्लोज होगा 29 जुलाई को। अलॉटमेंट आपको 30 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है आपको तो आपका रिफंड हो जाएगा 31 जुलाई को। अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो क्रेडिट शेयर जो हो जाएंगे, शेयर जो क्रेडिट होंगे वो 31 जुलाई को ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो है 1 अगस्त 2025 दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई। अब आईपीओ की डेट हो गई। अब हम जीएमपी पर चलेंगे दोस्तों। तो जीएमपी पर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, ना ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है दोस्तों। तो जो भी आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह जरूर लेकर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी जीएमपी के बारे में। तो जीएमपी अगर आप देखेंगे इसकी, तो आप अभी ये जीएमपी देख रहे हैं, और लगभग अगर आप 19 तारीख से देख के चलें, आज ऑब्वियसली 23 तारीख है, तो कंटिन्यूसली अगर आप इसको देखेंगे तो 19 तारीख से ये 11 रुपये, फिर उसके बाद 12, फिर 16, 18, 23, या उसके बाद आज ही अभी शाम के टाइम में अगर आप देखें शाम को 7 बजे के आसपास थोड़ी जीएमपी में गिरावट देखी गई, यानी जीएमपी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, 23 रुपये पे गया, और उसके बाद अभी 18 के आसपास है। लेकिन अगर 18 के हिसाब से भी देखोगे तो लगभग अपर प्राइस रेंज पे ये 21% के आसपास का आपको दिखा रहा है कि जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग होती है, तो 102 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जीएमपी कभी भी ऐसा नहीं है कि 100% सही ही हो। जीएमपी एक ब्लैक मार्केट है जिसकी ऑब्वियसली उसमें मैनिपुलेशन भी चलता रहता है, तो कभी भी किसी आईपीओ में सिर्फ जीएमपी को देखकर अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको फाइनेंशियल्स केपीआई देखनी चाहिए। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो फिर जीएमपी अच्छा है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंडिकेशन बनता है। तो अगर जीएमपी के हिसाब से भी देख रहे हो तो फिर यहाँ जीएमपी आपको ठीक नज़र आ रहा होगा 20% के आसपास। अगर मान लीजिए 2 लॉट मिल जाते हैं तो आपको अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो अब 1 लॉट पर आपको लगभग 28,800 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगेन फिर कह रहा हूँ, जीएमपी पर भरोसा एकदम कभी भी मत करिएगा, खासकर एसएमई आईपीओ में जहाँ पर लिक्विडिटी के भी इशू होते हैं और आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि लॉट में ही सेलिंग होती है, वहाँ पर आप कुछ शेयर नहीं बेच पाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया रिस्क पर, तो चाहो तो वहाँ पर जाके देख लेना दोस्तों। अब अगर आप बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा है और आप इससे आप क्या करने वाले इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई कमी लगी हो वीडियो में तो वो भी बता सकते हैं दोस्तों। अब मिलेंगे किसी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, गुड डे।